गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज़ प्रतिमा सिंह और एक बार फिर आप सभी का पोल पाथ पे स्वागत है। अगेन हम फिर कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और मैं आप सबसे यही उम्मीद करूंगी कि आप सब जो है पेन और पेपर लेकर के बैठेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो भी आपके लिए न्यू है, उसे नोट डाउन करेंगे। प्लस इसके अलावा आप जो है जो कोर्स है आपका, जो आपके टॉपिक हैं, उसकी डेप्थ में स्टडी कर रहे हैं और उससे भी अपने नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि टॉपिक के डेप्थ में जाए बिना आप चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे और सभी टाइप के क्वेश्चंस टैकल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप कोर्स वीडियोस की प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लगी है। वहाँ से सारे वीडियोस आप अवेल कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं, टॉपिक पे पकड़ बना सकते हैं, डेप्थ में एक अंडरस्टैंडिंग आप वहाँ से डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मार्क्सवादी चिंतन में प्राधान्य की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे सघनता से जुड़ी है? एफ एंजल्स, रोजा लग्जमबर्ग या ग्रामसी या माओ से तुंग? तो ये जो है ग्रामसी से जुड़ी है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ग्रामसी ने दो चीज़ों का इन्होंने वर्णन किया है, आधार और अधिसंरचना राज्य के बारे में। और ये कहते हैं कि आधार में क्या है, सेना, पुलिस बल ये सब आते हैं, जबकि अधिसंरचना में चर्च, स्कूल, परिवार ये सब आते हैं। और जो ये अधिसंरचना है ये ज़्यादा करीब होती, ज़्यादा प्रभावशाली होती, क्योंकि इसके द्वारा संस्कृति विचार लोगों के, किसी ग्रुप के संस्कृति विचार ये सब का विस्तारण किया जाता है, फैलाया जाता है। और ये मानते हैं मार्क्स के अपोजिट, जैसे मार्क्स मानते हैं सिर्फ जो भौतिकता है, ये भौतिकवादी जो संसाधन है, ये भौतिकवाद ही जो है समाज का निर्धारण करता है, सामाजिक ढांचे का। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, इसके अलावा जो बुद्धि होती है, बुद्धि, विवेक, विचार, इन सब का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। शासक जो वर्ग होते हैं उनको मतलब अपना वर्ग हेल्ड करने में, शासक वर्ग कि ये जो बुद्धि, विचार और विवेक होता है ये बहुत बड़ा रोल होता है उनके इस शासक वर्ग के जो है रोल प्ले करने में। यहाँ पर ऑप्शन जो है सी आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जबकि माओ से तुंग जो हैं ये शक्ति के समर्थक हैं, कहते हैं कि शक्ति कहाँ से, बंदूक की नली से निकलती है। और ये सांस्कृतिक क्रांति से संबंधित हैं। माओ से तुंग सांस्कृतिक क्रांति जो है इसका भी समर्थन करते हैं, उससे भी संबंधित हैं। चीन की क्रांति माओ से तुंग के द्वारा ही लाई गई, 1949 में लाई गई थी और साम्यवादी चीन के ये प्रथम राष्ट्राध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखेंगे, मार्क्स और एंजल्स का सुझाव है कि आदि साम्यवाद के अधीन कोई राज्य नहीं था, क्योंकि ना कोई वर्ग में, ना वहाँ कोई वर्ग था और ना ही संघर्ष। समाज रीतियों और परंपरा के द्वारा विनियमित होता था। शासक वर्ग राज्य जैसे एक तटस्थ अभिकरण को नहीं चाहते थे। उत्पादक बल समान रूप से साझे थे। तो आदि यानी कि आदिम साम्यवाद की बात हो रही है। आदिम साम्यवाद में ना कोई वर्ग था और ना ही वहाँ पर संघर्ष था, ना ही शोषण था, कुछ भी नहीं था। सभी लोग जो भी प्राकृतिक संसाधन थे उन्हीं में, उनमें सबका जो है बराबर का हक होता था और ना कोई वहाँ बड़ा था ना कोई छोटा था। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और यही पहली आदिम अवस्था वो फिर से लाना चाहते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने यह व्यक्त किया कि प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण दृष्टि यह है कि यह जनता के मतों के लिए प्रतियोगी दिए हुए अभिजात समूहों में से नेताओं के चयन की विधि है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, शुम्पीटर, रॉबर्ट डाहल या नार्बटो बाबियो? तो यहाँ पर जो है जे शुम्पीटर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने जो इनकी बुक अगर बात करें तो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, जो 1994 में आती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामाजिक लोकतंत्र दुर्बल और असुरक्षित व्यक्तियों के लिए अपनी चिंता निम्नलिखित में से एक के आधार पर व्यक्त करता है, तो ये कौन सा है? ऑप्शन आपके हैं, एक समान सिविल संहिता, उद्योग और लोक स्वास्थ्य पर राज्य का स्वामित्व, कल्याणवाद, पुनर्वितरण एवं सामाजिक न्याय, श्रमिक संघ, बाजार एवं अपेक्षाकृत अधिक राजनीतिक दल, एकता, व्यक्तिवाद और क्या है, एवं पूंजीवाद। तो किस पर आधारित है? तो ये जो है ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
कल्याणवाद, पुनर्वितरण एवं सामाजिक न्याय। ये आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं माना जा सकता है? एलेक्स टॉकविल को, जे रूसो को, या जे.एस. मिल को, या F.W. नित्से को। तो किसको जो है लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं माना जा सकता है? तो ये हैं F.W. नित्से। यही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। बाकी सभी ने जो है लोकतंत्र का सिद्धांत कहीं ना कहीं दिया है। आगे देखेंगे, नागरिकता के बारे में कुछ यहाँ पर कथन दिए गए हैं, उन पर आपको विचार करना है। तो पहला है, नागरिकता किसी व्यक्ति को किसी राजनीतिक समुदाय से सदस्यता प्रदान करती है। दूसरा है, लोकतांत्रिक समाज में नागरिक को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। तीसरा है, मताधिकार का प्रयोग किसी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में नागरिक होने की अनिवार्य शर्त है। और चौथा है, आज अधिकांश लोकतांत्रिक राष्ट्र केवल उन्हीं व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करते हैं जिन्होंने उनके राज्य क्षेत्र के अंदर ही जन्म लिया हो। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपके कौन से सही हैं ये बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका केवल 1 है, 2 3 है, 1 2 है और 1 2 3 4 है। तो ऑप्शन डी आपका जो है राइट हो जाएगा, 1 2 3 4। यानी कि सभी सेंटेंस यहाँ पर जो दिए गए हैं सारे सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम संरचनात्मक समायोजन यानी कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की नीति का विचार प्रस्तुत किया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह, तृतीय विश्व के देश, अमेरिका और अन्य विकसित देश, या IMF तथा विश्व बैंक? तो ये है IMF तथा विश्व बैंक, इनके द्वारा ही सर्वप्रथम स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का विचार प्रस्तुत किया गया। और ये दोनों किसके, जो ब्रिटेन वुड्स हैं उसके एक प्रकार से उत्पाद आप मान सकते हैं, वहीं से इनका जो है जन्म होता है। आगे देखेंगे, सार्क के प्रारंभिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक परिवर्धन के गतिवर्धन द्वारा दक्षिणी एशिया के लोगों को कल्याण की अभिवृद्धि, या अन्य विकासशील देशों में सहयोग सुदृढ़ करना, अन्य क्षेत्रीय संगठनों के सहयोग सुदृढ़ करना, या फिर क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। तो सार्क के जो प्रारंभिक उद्देश्य की बात हो रही है, प्रारंभिक लेने हैं, जो बाद में आए हैं वो आपको छोड़ देने हैं। तो प्रारंभिक में यदि हम बात करें तो प्रारंभिक में हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है यहाँ ऑप्शन में है 1 2 3, 1 2 3 4, 1 4 और सिर्फ 4। तो यहाँ पर जो है 1 2 3 ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ये क्षेत्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि ये प्रारंभिक उद्देश्य में से नहीं था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि 1 पहला, दूसरा और तीसरा ये आपका राइट है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? OAS, आसियान, सार्क और इकोवास, कौन सा नहीं है? यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जो OAS है ये क्या है? अमेरिकी राज्यों का संगठन है। और जबकि हम आसियान की बात करें तो इसकी जो है स्थापना कब होती है? ये 1967 को, इसको 8 अगस्त 1967 को जो है इसको स्थापित किया जाता है, यानी कि इसकी स्थापना होती है। और ये क्या है? एक एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये दक्षिण पूर्वी जो हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का ये एक संगठन है। और ये किस पर बात करता है? तो ये राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संगठन है। तो ये भी जो है क्या है? आर्थिक हो गया, आर्थिक की बात कर रहा है। कौन सा नहीं है? तो ए नहीं है, बाकी सभी ये भी है। सार्क भी है, ये भी राजनीतिक आर्थिक संगठन है। 8 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है। और इसके अभी तक जो है कितने राष्ट्र हैं? 8 राष्ट्र हैं, जो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्ला, मालदीव और 2007 में अफगानिस्तान इससे जुड़ गया है। तो इसके जो है टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। तो ये भी क्या है? राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। और दक्षिण ये जो इकोवास है ये भी दक्षिण अफ्रीकी देशों का संगठन है, आर्थिक संगठन है। तो ये सभी आर्थिक संगठन हो जाएंगे, ये नहीं है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड एरिया, जिसे नाफ्ता भी बोलते हैं, इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है?
मैक्सिको, यूएस और कनाडा, या फिर कनाडा, वेनेजुला और ब्राज़ील, यूएसए, यूके और कनाडा, या फिर कोलंबिया, यूएसए एंड अर्जेंटीना। इसमें कौन कौन से जो है सम्मिलित हैं? तो हम पहले नाफ्ता की बात कर लेते हैं। नाफ्ता, इसको जो है फ्री ट्रेड एरिया, जो उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार क्षेत्र है, इसको नाफ्ता भी बोलते हैं। और इसी की तर्ज में साफ्ता, सार्क ने क्या किया? सार्क ने साफ्ता बनाया है। 2006 से जो है लागू हो जाता है, 2004 में इस पर हस्ताक्षर होते हैं। अभी हम साफ्ता की बात कर रहे हैं। ये जो नाफ्ता है ये हुआ था, नाफ्ता की बात करें तो ये 1994 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? कर मुक्त क्षेत्र है। तो फ्री ट्रेड एरिया ये विश्व का दूसरा है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एरिया है ये। तो ये भी जो है याद रखेंगे। जबकि इसी की तर्ज पे साफ्ता बनाया गया है, साफ्ता, ठीक है। 2006 से जो है ये लागू हो जाता है, 2006 से लागू हो जाता है। और बनाया किसके द्वारा है? सार्क के द्वारा, ठीक है। जो सार्क है उसके द्वारा जो है इसको बनाया गया है, यानी कि उसी संस्था से संबंधित है, उसी ने एग्री किया है इसको। तो ये नाफ्ता हो गए और नाफ्ता के तर्ज पे साफ्ता आ गया। ये उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार क्षेत्र से संबंधित है और ये सार्क के जो क्षेत्र हैं, जो देश हैं, उनसे संबंधित है। उन देशों के बीच में फ्री ट्रेड एरिया ये क्या करता है? बनाता है, क्रिएट करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। मैक्सिको, यूएसए और कनाडा, ठीक है, ये इसके अंतर्गत जो आ जाते हैं नाफ्ता के अंतर्गत। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास दो सूचियाँ दी गई हैं, उनको सम्मिलित करना है और कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही आंसर देना है। तो सबसे पहले देखेंगे, मृदुराज दिया गया, संचार दिया गया, नागरिक संस्कृति दी गई, व्यवहारवाद दिया गया है। यहाँ पर सिडनी वर्बा, वर्षा नहीं होगा, यहाँ वर्बा होगा, सिडनी वर्बा। और क्या होगा? ये हेंज पुलायू दिए हैं, कार्ल ड्यू दिए हैं, गुन्नार मिल्लर दिए हैं। तो इन सबको आपको मैच करना है। जो सबसे पहला है हमारा मृदुराज, सॉफ्ट स्टेट है, तो ये किससे मैच होगा? ये इसको किसके द्वारा ये दिया गया है? तो ये दिया है गुन्नार मिल्लर ने, तो यहाँ पर हम 4 कर लेंगे। और यदि हम बात करें संचार, कम्युनिकेशन की बात कर ले, तो ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कार्ल ड्यू है, यहाँ पर हम 3 करेंगे, ठीक है। और फिर यदि बात करें नागरिक संस्कृति की, तो ये किसने दिया है? ये बर्बा ने दिया है। और अगर इसको पूरी तरह से देखें कि कौन कौन दिया, कभी आमंड का नाम पूछ लें तो आमंड एवं बर्बा, आमंड एवं बर्बा ने जो है इसको दिया है। तो कभी ये नाम दे दे या ये दे दे, तो आपको दोनों ही याद रखने। आमंड एवं बर्बा के द्वारा नागरिक संस्कृत जो है दी गई है। और सर्वप्रथम इस नागरिक संस्कृत का उल्लेख जो है अपनी पुस्तक में आमंड करते हैं। और इस नागरिक संस्कृत को बारे में क्या करते हैं कि ये दोनों ही मिलकर के इस पर जो है अपनी बातें रखते हैं, अपना विचार रखते हैं। और सिविक कल्चर जो है इनकी पुस्तक भी है, नागरिक संस्कृत है, तो ये इन्होंने अवधारणा तो दी ही है, साथ में इन्होंने क्या किया है कि सिविक कल्चर इनकी पुस्तक भी है, किसकी? आमंड एवं बर्बा की। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 4, 3 और फिर हो जाएगा ये 1। और व्यवहारवाद किससे? हेंज पुलायू से संबंधित है, तो 2, 4, 3, 1, 2। ये ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, 4, 3, 1, 2। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कथन दिए गए हैं और वहाँ से आपको जो है देखना है। वह प्राधिकार जो स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करता सत्तावाद, अथॉरिटेरियनिज्म है। सत्तावाद यानी कि अथॉरिटेरियनिज्म प्राधिकारिक व्यक्तित्व और सत्तावादी व्यक्तित्व में भेद नहीं करता है। सत्तावाद अभिविन्यास में निर्देशात्मक होता है और जनमत के प्रति उसका उपेक्षा का भाव होता है। सत्तावाद में यह माना जाता है कि यह जनता है कि जनता के लिए हितकर क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सारे ही ऑप्शन आपके राइट हैं, तो ऑप्शन डी आपका ये राइट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ये आपका राइट हो जाएगा। सत्तावाद में यह माना जाता है कि यह जानता है, सत्तावाद यह जानता है कि जनता के लिए हितकर क्या है। और बाकी की जो भी सेंटेंस है ये सारे जो है राइट हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ओम्बुड्समैन की संस्था सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की गई थी? न्यूजीलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड या स्वीडन?
तो ये सर्वप्रथम जो है स्वीडन से ही शुरुआत इसकी होती है, स्वीडन में ही इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1809 में की गई थी। और ये क्या है? ये भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है। जो भी अधिकारी होंगे, बड़े बड़े अधिकारी होंगे, राजनयिक होंगे और नेतागण होंगे, इन सब की जो है भ्रष्टाचार की जांच करेगा। तो भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है। इसमें नागरिक जो है इनके खिलाफ जो है क्या कर सकते हैं? अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं और उसके आधार पर इनकी जांच होगी। और यदि हम बात करें फिनलैंड की, तो फिनलैंड में कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 1918 में। 1918 में जाकर के ये फिनलैंड में अपनाया गया। नॉर्वे में कब अपनाया गया था? नॉर्वे में ये अपनाया गया था, ये 1961 में अपनाया गया था। मेनली ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था, इसी के बाद ये तेज़ी से फैला है ओम्बुड्समैन। ये क्वेश्चन आता है कि कब फैला? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये है तेज़ी से फैला। और जो गुयाना था, ये क्या था? विकासशील देशों में सबसे पहला देश था। तो इसने जो है गुयाना, इसने क्या किया था कि इसने ओम्बुड्समैन को अपनाने वाला सबसे पहला विकासशील देश यही है, गुयाना। यदि हम बात करें कि सबसे जो एक वर्चस्वशाली और विकसित देश सबसे पहले किसने अपनाया, तो ये ब्रिटेन ने अपनाया था। कब अपनाया था? 1961 में। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ब्रिटेन ने कब अपनाया, क्योंकि ये सबसे जो है एक शक्तिशाली राष्ट्र की बात करें तो पहला ये शक्तिशाली और विकसित और एक प्रकार से ताकतवर राष्ट्र था जिसने इसको अपनाया था अपने देश में भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं। आप ये गुयाना और ये जो ब्रिटेन, ये दो पर ध्यान दे सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला विकासशील देश था और ये पहला जो है शक्तिशाली देश था जिसने अपनाया किसको? ओम्बुड्समैन को। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पर जो है डी ऑप्शन आपका राइट है, स्वीडन। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्य है? कौन सा है? देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना, या न्यायालयों के लंबित आपराधिक मामलों पर शीघ्र निर्णय कराने का प्रयास करना, या फिर सरकार द्वारा विकास कार्य के लिए धन के उपयोग की समीक्षा करना, या फिर लोक सेवक पर अभिकथित अपराधों की जांच करना अथवा जांच करवाना। तो कौन सा जो है इसमें मुख्य कार्य है? तो ये जो भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इसका मुख्य कार्य है लोक सेवक पर अभिकथित अपराधों की जांच करना अथवा करवाना। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो लोक सेवक हैं उन पे यदि कोई आरोप है तो उसकी जांच करना और करवाना, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर सहिष्णुता के उदारवादी विचार की आलोचना की गई है? कुछ ही व्यक्तियों में संसाधनों का केंद्रीकरण, सामाजिक विखंडन, नैतिक सापेक्षवाद या स्वत्वबोधक व्यक्तिवाद। तो जो निम्नलिखित में है, जो सहिष्णुता के उदारवादी विचार की आलोचना की यहाँ बात हो रही है, तो ये हो जाएगा नैतिक सापेक्षवाद। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है आपका राइट हो जाएगा, मोरल रिलेटिविज्म। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नागरिक समाज की संकल्पना की उत्पत्ति हुई। कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है? जो नागरिक समाज की संकल्पना है, धर्म सुधार से, या फिर फ्रांसीसी क्रांति से, या फिर अमेरिकी क्रांति से, या फिर प्रबोध यानी कि एनलाइटनमेंट से। किससे हुआ है? तो ये हुआ है धर्म सुधार से। जो रिफॉर्मेशन, जो धर्म सुधार के आंदोलन चले थे, इन्हीं से ये हुआ है। धर्म सुधार से जो है नागरिक समाज की संकल्पना की उत्पत्ति हुई है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिवार के व्यक्तिगत क्षेत्र यानी कि प्राइवेट स्फीयर और राजनीतिक के सार्वजनिक क्षेत्र के में अंतर जो है निम्नलिखित विचारधाराओं में से किसके लिए प्रमुख है? क्वेश्चन फिर एक बार देखेंगे। परिवार के व्यक्तिगत क्षेत्र और राजनीतिक के सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर निम्नलिखित विचारधाराओं में से किसके लिए प्रमुख है? एथेंस ग्रीक का दर्शन है, या उदारवाद, लिबरलिज्म, या मार्क्सवाद, या गांधीवाद? किसके लिए जो है ये प्रमुख है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। जो परिवार के व्यक्तिगत क्षेत्र और राजनीति के सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर,
जो एथेंस ग्रीक है इन्हीं के लिए, इन विचारधाराओं में से प्रमुख है, इन्हीं के लिए प्रमुख है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार होता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है वो, उसके बारे में कथन है, तो आपको क्या सही है क्या गलत है वो देखना है। नीचे कूट भी दिए गए हैं, बाद में देखेंगे, पहले हम सेंटेंस देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को विधि और तथ्य के किसी प्रश्न पर सलाह के लिए मामला भेजा जा सकता है। तो ये जो है किसमें दिया गया है, ये 143 में के तहत क्या है, 143 के तहत राष्ट्रपति जो कोई भी ऐसा मामला यदि है कि उसको लगता है राष्ट्रहित का है और हमको सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेनी चाहिए, तो वो जो है मांग सकता है 143 के तहत। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि संविधान पूर्व संधियों तथा समझौते जो सर्वोच्च न्यायालय में मूल अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, उनसे पैदा हुए विवादों को सर्वोच्च न्यायालय में भेज सकता है। तो ये किसके तहत है, ये 143 का सबसेक्शन 2 के तहत है ये। फिर अगला क्या है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाहें सरकार के लिए बाध्यकारी हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई सलाहें जो हैं सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्या है, सर्वोच्च न्यायालय को भेजे गए मामलों में से एक केवल शिक्षा बिल संवैधानिकता के बारे में था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन, इसके देख लेते हैं कि कौन कौन से सही हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि सलाहें जो हैं इनकी बाध्यकारी ना होती हैं। ना ही सर्वोच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी होता है कि वो सलाह मांग रहा है, अगर राष्ट्रपति सरकार जो है सलाह मांग रही है तो उसको देना ही पड़ेगा। और ना ही ये जो है राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता है, उनके लिए भी ये बाध्यकारी नहीं होता है कि ये सर्वोच्च न्यायालय जो भी सलाह दे रहा है वो उसको माने। तो दोनों के लिए ये सलाहकारी होता है, बाध्यकारी नहीं होता है। तो 1, 2, 4 हमारा ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए राइट हो रहा है। 1, 2 एंड 4 देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक्चुअली मेरा जो है क्लास का टाइम हो रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि ये पीडीएफ हम कल कंटिन्यू करेंगे। इसी पीडीएफ को क्वेश्चन इसमें काफ़ी सारे अभी हैं, तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कल करेंगे क्योंकि मेरी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उनका टाइम हो गया है। तो मुझे इस जो है सेशन को यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। और इस वादे के साथ कि इसी पीडीएफ को, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो जो पीजीटी के लेवल है और टीजीटी दोनों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसी पीडीएफ को हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।